हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इजी एनसीईआरटी में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट। यू मस्ट हैव heard the word government mentioned in several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. What do government do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of government such as monarchies and democracy? Read more and find out. आपने गवर्नमेंट शब्द तो बहुत बार सुना होगा। आप इस चैप्टर में जानेंगे कि होता क्या है गवर्नमेंट और उसका रोल क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या रोल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अलग अलग तरह की गवर्नमेंट में अलग अलग तरह की प्रशासन में गवर्नमेंट मतलब प्रशासन में क्या अंतर है। जैसे कुछ गवर्नमेंट मोनार्कीज होती है, कुछ कुछ का प्रशासन, कुछ देशों का प्रशासन मोनार्की का होता है, कुछ का डेमोक्रेसी का होता है। मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा का शासन हो, और डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे जनता का शासन हो, मतलब जनता अपनी एक प्रतिनिधि चुनती है और वो उनके ऊपर शासन करता है। लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता। वहाँ जब राजा एक बनता है, उसका बेटा राजा बनता है, ऐसे ऐसे ये हेरिडिटिक होता जाता है। चलिए हम लोग और पता लगाते हैं इस चैप्टर में। Every country needs a government to make decision and get things done. These can be decision about where to build road and school, or how to reduce the price of onion when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. हर एक देश में कोई ना कोई गवर्नमेंट चाहिए, कोई ना कोई सरकार चाहिए जो डिसीजन ले सके और चीज़ें करवा सके। अब क्या क्या डिसीजन लेना है कि कहाँ रोड बनेंगी, कहाँ स्कूल बनेंगी, किसका प्राइस अगर बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल ओनियन का, तो कैसे उसको घटाना है और वो इतनी महंगी क्यों हो रही हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे बढ़ानी है। गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल इश्यूज़ में, सामाजिक मुद्दों में भी काम करती है। जैसे कि कुछ न कुछ प्रोग्राम चलाती रहती है गरीबों के लिए। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने घर बनवाने का प्रोग्राम चलाया था गरीबों के लिए। और जैसे कि पोस्टल सर्विसेज गवर्नमेंट चलाती है, रेलवे सर्विसेज चलाती है, सरकारी अस्पताल चलाती है, सरकारी स्कूल चलाती है, ताकि जो अमीर नहीं है, जो गरीब हैं, उनको भी सभी सुविधाएं मिल सकें। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relationship with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of government. गवर्नमेंट का एक और काम क्या होता है कि वो हमारे देश की सुरक्षा करती हैं और दूसरे देशों के साथ अच्छे शांतिपूर्वक संबंध बनाती है। इसको गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना होता है कि सभी जो देश के नागरिक हैं उनको अच्छा खाना मिले, उनको पेट भर खाना मिले, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, उनको हॉस्पिटल की सुविधा मिले। और अगर कोई नेचुरल डिसास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, जैसे सुनामी या फिर अर्थक्वेक, भूकंप, तो जो गवर्नमेंट है वही सरकार ही है जो कि मदद लोगों तक पहुंचाती है, खाना पीना पहुंचाती है, बाढ़ आ जाती है तो लोगों को बचाती है। और अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया है या किसी ने कोई अपराध कर दिया, कोई गलत काम कर दिया है, तो आप उसे कोर्ट में लेके जा सकते हैं। कोर्ट भी एक सरकार का ही एक भाग है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. अब इतने सारे काम होते हैं सरकार के। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सरकार इतने सारे काम कैसे कर पाती है, और सरकार ऐसा करे तो क्यों करे,
सरकार को ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत ये है कि जब हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो कोई ना कोई एक हम लोग को संस्था चाहिए, कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन चाहिए जो डिसीज़न ले सके कि क्या काम होना है, कहाँ पे होना है, लोगों की क्या-क्या ज़रूरतें हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको कैसे सुधारना है, क्योंकि जब हम लोग साथ में रहेंगे तो ये सब ज़रूरतें सबकी होती हैं। अब करना है तो क्या काम करना है, कोई एक बताने वाला होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है उसमें तो होगी गड़बड़ियाँ, तो उसको सुधारने वाला चाहिए, उसको मैनेज करने वाला चाहिए। अगर उसमें कोई गलत आदमी फँस गया तो उसको हटाना है, उसको कैसे सुधारना है क्राइम के लिए। तो ये सब चीज़ें के लिए हम लोगों को सरकार की ज़रूरत पड़ती है। Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions, and implementing these among all the people living in their territory. कुछ रूल्स होते हैं जो सभी के लिए सभी को लागू होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इकट्ठा कई लोग रह रहे हैं एक देश में तो एक नियम से चलना पड़ता है, नहीं तो बहुत गड़बड़ियाँ होने लगी। सब अपने अपने अलग अलग नियम से चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियम से सब कोई चल रहे हैं, और ये नियम कौन लगवाती है, लागू कौन करवाती है? गवर्नमेंट कराती है, और गवर्नमेंट ही देख रेख करती है कि हाँ कौन सही कर रहा है, कौन नहीं चल रहा है नियम से, कौन रूल से नहीं चल रहा है। तो ये रूल्स कहाँ लिखे होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, और गवर्नमेंट उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलाती है। अब जैसे कि हमारे पास कोयला है या पानी है, तो कोई एक मजबूत आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, उसने सब हथिया लिया, तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है और जिसको जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। और अगर किसी देश को, अपने देश को बचाना है, अपने देश की सुरक्षा करनी है, तो ये काम भी गवर्नमेंट करती है ताकि लोगों को सुरक्षा महसूस हो सके। और गवर्नमेंट क्या करती है? लीडरशिप करती है, डिसीजन लेती है, और लोगों के बिहाफ में, लोगों के बदले वो सरकार उनके लिए काम करती है। Levels of government. Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it managed to do all these? अब गवर्नमेंट के लेवल क्या क्या होते हैं, किन किन लेवल की गवर्नमेंट होती है। अब आपको ये पता चल गया कि गवर्नमेंट इतने सारे कामों के लिए उत्तरदायी होती है, तो अब आप सोचिए कि वो इतने सारे काम करती कैसे होगी। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट, एंड एट द नेशनल लेवल. The local government means in your village, town, or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. See the maps. Later in this book, you will read about how local level government function, and when you go into the next few classes, you will learn about how governments function at the state and the central levels. जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग लेवल पे काम करती है, 3 लेवल पे काम करती है हमारे देश में, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। लोकल लेवल पे मतलब गांव में जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब स्टेट लेवल पे जैसे हमारे जो विधानसभा होती है, और होती है क्या, नेशनल लेवल पे जो पूरे देश के लिए काम करती है, जैसे हमारी संसद हो गई। इस बुक में आप बाद में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे गवर्नमेंट की क्या क्या काम होते हैं सरकार के। ठीक है, ये देखिए भारत का ये मैप है, इसमें भारत के सभी जिलों को बताया गया है। हम आगे चलते हैं। लॉज एंड गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट मेक laws and everyone who lives in the country has to follow these. This is the only way governments can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decision. For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws of the government, power to make decision is not of much use. अब हम गवर्नमेंट और उसके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो नियम भी बनाती है, और हमारे देश में जो भी रह रहा है
या किसी भी देश में जो रह रहा है, तो उसकी सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसको उसे पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि इसी तरह गवर्नमेंट, इसी तरह सरकार काम कर सकती है। जैसे उसके पास पावर होता है डिसीजन लेने का पावर होता है, और उसके साथ उसके पास गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास ये भी पावर होता है कि वो इन डिसीजन को सबके ऊपर लागू कर सके। अगर कोई उसे नहीं मान रहा है, उस डिसीजन को सरकार के नहीं मान रहा है, तो उसको वो फोर्स कर सके सरकार। जैसे कि अगर मान लो सरकार ने एक नियम बनाया कि जो कोई गाड़ी चला रहा है, मोटर व्हीकल चला रहा है, तो उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। अब किसी ने इस नियम को पालन नहीं किया, लागू कर दिया सरकार ने, लेकिन उसने पालन नहीं किया, तो अगर वो बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया, तो उसे या तो जेल जाना पड़ेगा, या तो उसे बहुत ज़्यादा फाइन लगेगी। अब जैसे मान लो हम कह दें कि गवर्नमेंट को ये फोर्सली वो नहीं लगा सकती किसी ऊपर ही नियम, तो फिर उसका नियम बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं कि गवर्नमेंट को ये डिसीजन बनाने का हम मौका भी दें। तो इसलिए ये अगर वो डिसीजन बना रही है तो उसको वो लागू भी करवा सकती है। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feel, for example, that they were no hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The government can then give orders about what should be done. इसके साथ साथ गवर्नमेंट तो इतने सारे काम कर ही रही है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कोई नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसे जॉब नहीं मिल रही है उसके धर्म की वजह से या उसकी जाति की वजह से, तो वो कोर्ट जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि नियम का फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे हमारे देश में नियम है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी बाध्यता नहीं रहेगी कि उसका ये सब लोग इक्वल हैं, और किसी व्यक्ति के ऊपर ये बाध्यता नहीं रहेगी कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, या किसी भी जाति का है, अछूत है या ऊंची जाति का है, तो वो उसको नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। और ये नियम नहीं है, सबको बराबर का मौका मिलेगा नौकरी में। और अगर कोई ऐसा करता है, किसी जाति विशेष को वो नौकरी नहीं देता है, किसी धर्म विशेष को नौकरी नहीं देता, तो ये लॉ के विरुद्ध है। तो अगर कोई इसके विरुद्ध जाके कोर्ट में गया और उसने कहा कि नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर कोर्ट वो नियम का पालन करवाएगी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड फोर्स लॉ। अब गवर्नमेंट को ये सब पावर कौन देता है कि वो डिसीजन ले और जो नियमों को पालन करवाए। The answer to this question depend on the type of government there is in a country. In a democracy, it is the people who give the government this power. They do this through election in which they vote for the particular person and elect them. Once elected, this person form the government. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. अब गवर्नमेंट हमने आप क्वेश्चन किया शुरू में कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का और नियमों का पालन करवाने का, लॉ का पालन करवाने का कौन पावर देता है। तो इसका आंसर ये है कि जिस देश में जैसी गवर्नमेंट होगी वो उस हिसाब से ये तय होगा कि गवर्नमेंट को ये पावर कौन दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जो लोग होते हैं वही सरकार को ये पावर देते हैं कि तुम डिसीजन लो और तुम ही नियमों का पालन कर पाओ। ये कैसे करते हैं कि पहले इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, और फिर वो लोग एक व्यक्ति को चुन लेते हैं अपनी तरफ से, वो लोगों का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो उन लोगों की तरफ से ही बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं और वो एक सरकार बना लेते हैं, और वही उन लोगों के बिहाफ में वो क्या करते हैं, नियम बनाते हैं और उसका पालन करवाते हैं। Another form of government is monarchy. The monarch, king or queen, has the power to make decision and run government. The monarch may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, king and queen do not have to explain their action or defend the decision they take. अब एक और प्रकार की शासन की व्यवस्था होती है, वो किसकी होती है, मोनार्की। मोनार्की मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, राजा या
रानी की। इसमें सबकी सब पावर और सबकी सब पावर डिसीजन लेने की, सरकार चलाने की, सब पावर किसके पास होती है? राजा या रानी के पास। कई बार उनके पास एक छोटा ग्रुप भी होता है जिनसे वो सलाह लेते हैं, लेकिन मेन पावर जो होता है वो राजा या रानी का ही होता है। और जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि अगर सरकार ने गलत नियम बना दिए या गलत डिसीजन ले लिया तो उसे जनता को इसका जवाब देना होगा। लेकिन राजा या रानी को उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया उसको उन्होंने जवाब नहीं देना होता किसी का कि हमने क्यों लिया, या सफाई नहीं देनी होती। जैसे डेमोक्रेसी में सफाई देनी होती, कुछ गलत हो गया सरकार की तरफ से तो। लेकिन मोनार्की में उनको सफाई देना जरूरी नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracy. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So, in a sense of democracy is ruled by the people. The basic idea is that the people rule themselves by participating in the making of these rules. अब इंडिया क्या है? इंडिया में डेमोक्रेसी है, मतलब प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र को पाने के लिए इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो विश्व में जहाँ जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है वहाँ के लोगों ने भी डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई की है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता के पास पावर होता है कि वो अपने नेताओं को चुन सके। मतलब डेमोक्रेसी क्या है? जनता के द्वारा शासन है। बेसिक आइडिया क्या है कि इसमें जनता जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है रूल बनाने में। जनता कैसे पार्टिसिपेट कर रही है? जनता में से ही एक किसी को चुन लिया गया, वो भी जनता का ही एक भाग है और उसने भी जनता की तरफ से ही नियम बनाए। तो एक तरह से जनता भी नियम बनाने में और उसको फॉलो करवाने में एक पार्टिसिपेट कर रही है। Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy. In representative democracy, people do not participate directly but instead choose their representative through an इलेक्शन प्रोसेस। अब हमारे जो पास जो डेमोक्रेसी है इसे क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि हम लोग एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं सरकार में। तो रिप्रेजेंटेटिव अपना एक प्रतिनिधित्व भेजते हैं जो कि इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुन के जाता है और वही हमारा प्रतिनिधित्व करता है। वो हमारी तरफ से सारे निर्णय वो लेता है। अब ब्रैकेट में लिखा है, हम उसको पढ़ेंगे। Nowhere in the world have government willing shared power. All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in the government. Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called a women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. कहीं पर भी गवर्नमेंट जो सरकार, हर जगह पहले क्या था? राजा का शासन था। फिर धीरे धीरे लोगों को जागरूकता आई कि नहीं, सरकार का शासन, राजा का शासन उतना अच्छा नहीं होता, चलो हम लोग डेमोक्रेसी करते हैं। फिर डेमोक्रेसी में भी, प्रजातंत्र में भी शुरू में सब लोगों को वोट देने का हक नहीं था। गरीबों को, अनपढ़ को, औरतों को, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसके लिए भी उन लोगों ने, औरतों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि हमको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। गरीबों ने, अनपढ़ लोगों ने, सब ने अपने अपने लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। यूरोप में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं औरतों ने कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये करीब कब की बात है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। इसे कहा गया था, इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को क्या कहा गया था? वुमेन सफरेज मूवमेंट, क्योंकि सफरेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मेन वेयर अवे fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work. Many women began organizing and managing different kind of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decision. अब क्या हुआ? जब वर्ल्ड वॉर हुआ पहला, तो ज़्यादातर आदमी लोग चले गए लड़ाई करने। अब ये आदमी तो रह नहीं गए काम करने के लिए, तब औरतें ही सारा काम करने लग गई। उन्होंने अपने अपने लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए,
और वो बड़े-बड़े काम भी करने लगे जिनके लिए पहले कहा जाता था कि ये काम औरतें नहीं कर सकती, ये केवल आदमी ही कर सकते हैं। तो जब वो काम औरतें भी करने लगीं तब आदमियों को लगा कि हमने ऐसे स्टीरियोटाइप क्यों बना लिया? जैसे हमने स्टीरियोटाइप पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हम लोग किसी के बारे में जब एक फिक्स्ड इमेज बना लेते हैं कि हाँ, वो पर्टिकुलर ऐसा ही है और उसके उस इमेज से उसे बाहर निकालना ही नहीं चाहते, उसको पूरी तरह हम परख भी नहीं पाते और परखने के पहले ही हम उसके बारे में जो इमेज बना लेते हैं और उसी के बारे में उसे जज करने लगते हैं, तो उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो फिर और आदमियों को ऐसा एहसास हुआ कि हमने औरतों के लिए जो स्टीरियोटाइप बनाया था वो बहुत ही गलत बनाया था और तब उनको ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, औरतें भी आदमियों के बराबर ही हैं। द suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demand heard, they changed themselves to railing in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike, and they had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920, while women in UK got to vote in the same term as men some year later in 1928. जो ये सफरजेट्स थे, मतलब जिन्होंने सफरेज मूवमेंट चलाया, उन्होंने ये डिमांड की कि हमको सभी औरतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उन इसके लिए ताकि उनकी बातें सुनी जाए, उन्होंने आपस में सब लोग आपस में चेन से बांध लिया, रैली की पब्लिक प्लेसेस में और कई सारे इन आंदोलनकारियों को सरकार ने जेल में भी डाल दिया और बहुत सारे आंदोलनकारी भूख हड़ताल पे भी गए, तो सरकार ने उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया। फिर तब जाके अमेरिका की औरतों को 1920 में वोट देने का अधिकार मिला और फिर उसके 8 साल बाद इंग्लैंड की औरतों को, यानी 1928 में इंग्लैंड की औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिला। अब हमारे देश में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। तो हम लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा, और ये रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव से हर जगह से जो चुन के आते हैं वो सब मिलके एक सरकार बनाते हैं पूरी जनता के लिए। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means all adult in the country are allowed to vote. अब मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, मतलब जितने भी एडल्ट होंगे, 18 साल के ऊपर के लोग होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में वोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वोट कर सकते हैं। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि एक ऐसा समय भी था जब सरकार गरीबों को और औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं देती थी? इन their earliest form, government allow only men who own property and were educated to vote. शुरू में सिर्फ और सिर्फ ऐसे आदमियों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी हो और जो पढ़े लिखे हों। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब जो औरतें थीं, जो गरीब थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो अनपढ़ हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल एंड रेगुलेशन दैट दीज few men made। मतलब इन्हीं जो लोग आदमी थे, बड़े बड़े आदमी थे जो पढ़े लिखे थे, इन्होंने ऐसा नियम बना दिया था और ये ऐसा चाह रहे थे कि ये नियम उनका टूटे नहीं, उन्हीं की सुपीरियरिटी बनी रहे, तो उन्होंने ऐसा नियम बनाया। फिर हमारे देश में भी आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, छोटा मोटा हुआ, लेकिन हाँ, ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि सभी को वोट देने का अधिकार होगा। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore come together to determine the fate of majority. इंडिपेंडेंस के पहले एक ऐसा तय किया गया कि कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। Several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have right to vote. This is known as universal adult franchise. बहुत सारे लोग, जैसे कि बहुत सारे नेता जैसे गांधी जी, इस अनफेयरनेस को, मतलब अनफेयरनेस मतलब गलत आचरण को देखकर वो चौंक गए और उन्होंने डिमांड की कि जितने भी एडल्ट लोग हैं, जितने भी 18 साल के लोग हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow in day and out should not have the vote for the crime of being a poor man. एक
पत्रिका में, यंग इंडिया नाम की पत्रिका में गांधी जी ने 1931 में लिखा भी है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल सहन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा आदमी जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, सिर्फ उसे ही वोट देने का अधिकार होगा। क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, या एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिन रात अपनी मेहनत करता है और उसी मेहनत से ही रोटी खाता है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है? क्यों? क्योंकि वो एक गरीब है। क्या ये उसका ये क्राइम है? क्या उसने ये अपराध किया है गरीब होके? Look at the maps, page 29 and 30. They show the state, union territories and district of India. Find out the following information from these maps and various other resources. Page 29 और 30 में दो मैप हमने देखे जिसमें स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और इंडिया की डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं। तो हमको ये 4 पॉइंट दिए उनमें से पता लगाना है। नेम ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो पड़ोसी देश हैं। नेम द योर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड इट नेबर्स, अपने अपने देश राज्य का नाम बताइए और अपनी यूनियन, अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं उसका नाम बताइए और उसके पड़ोसियों को बताइए। नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले का नाम बताइए और उसके पड़ोसी जिलों का नाम बताइए। रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल, और आप अपने जिले से नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली तक, नई दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये चैप्टर अब खत्म हुआ। अब आप बताइए आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।